डेल्टाइड और जो रोटेटर कैफ मैकेनिज्म है वहाँ तक बात कर ली थी। तो अब हमने जो आना है वो यहाँ पे आना रेफर्ड पेन एंड नर्व इंजरी वाले जो आपके पास है ना ये वाला टॉपिक। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर कुछ सिंपली कुछ बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ बातें हैं जो कि हमने पढ़नी है। इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि शोल्डर ये बात लिखी हुई है कि आपके पास जो शोल्डर रीजन के अंदर जो कॉमन सोर्सेज ऑफ जो आपके पास जहाँ से पेन रेफर होकर आ सकती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपके पास सर्वाइकल स्पाइन है। सर्वाइकल स्पाइन के अंदर जो आपके पास वर्टेब्रल जॉइंट्स होते हैं C3 C4 के दरमियान में और C4 और C5 के दरमियान में, यहाँ पे नर्व रूट्स होती हैं वो C4 और C5 जो है वो इन्वॉल्व होती है मोस्टली। तो सर्वाइकल स्पाइन से आपके पास पेन जो है वो रिफ़र होकर शोल्डर के अंदर आ सकती है। इसके अलावा आपके पास ये आपको पता है कि जो डर्माटोम जो C4 होता है वो ओवर द ट्रेपीजियस होता है टू द टिप ऑफ शोल्डर, तो C4 इन्वॉल्व हो सकता है डर्माटोम। C5 जो है वो इन्वॉल्व होता है वो डेल्टॉइड रीजन के ऊपर और लेटरल आर्म के ऊपर होता है। इसके अलावा अगर आपके पास डायफ्राम के अंदर पेन होती है तो वो आपके पास अपर ट्रेपीजियस के अंदर आपको रेफर होती है। हार्ट की जो पेन होती है वो आपके पास एक्जिला के अंदर और लेफ्ट पेक्टोरल रीजन के अंदर होती है। गॉल ब्लैडर के अंदर इरिटेशन होती है तो वो आपके पास टिप ऑफ शोल्डर रीजन और पोस्टीरियर स्कैपुला के अंदर जो है वो पेन होती है। देन ये आपने कुछ रेफर्ड जो है वो पैटर्न याद कर लेने हैं, ये कभी कभी एमसीक्यू के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आ जाता है नर्व डिसऑर्डर जो आपके पास इस शोल्डर के रीजन के अंदर जो होता है। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है आपके पास ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस आपके पास जो मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर कंप्रेशन आती है ना वो आती है आपके पास थोरेसिक आउटलेट के अंदर। और थोरेसिक आउटलेट की बाउंड्रीज अगर आपको याद हो, उसके लिनी ट्रायंगल, कोस्टोक्लेविकुलर स्पेस, अंडर द कोराकोइड प्रोसेस, पेक्ट माइनर, ये आपने जो है वो एक नज़र के भी देख लेना है। इसके अलावा जो आपके पास सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है वो सुप्रास्कैपुलर नॉच के अंदर ज़्यादा कंप्रेस होती है कि जब आपके पास उस नर्व के ऊपर डायरेक्ट कंप्रेशन आता है या उस नर्व के ऊपर स्ट्रेच आता है, तो यानी जब आप कोई अपना हैवी बुक या बैग जो है वो कैरी कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो आपके पास सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो कंप्रेस हो सकती है। देन आपके पास रेडियल नर्व आ जाता है। रेडियल नर्व जब आप एक्सिलरी क्रचेस जब आपने यूज़ किए होते हैं पेशेंट ने तो वो उसके ऊपर जब उन क्रचेस के ऊपर जब लीन करता है तो उस वक्त रेडियल नर्व जो है वो कंप्रेस हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर क्योंकि ये न्यू एडिशन है तो ये इस वजह से आपको कुछ शायद डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट आपने जो पढ़ना है वो आपने यहाँ पे आ जाना है इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। अच्छा, जो फ्रोजन शोल्डर का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास पीटी के पेपर के अंदर, थेराप्यूटिक्स के पेपर के अंदर, वाइवास के रिटर्न के अंदर हर एतबार से आता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्रोजन शोल्डर है क्या। अब मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ वो इस पैराग्राफ के ये जो हेडिंग है इसके अंदर इसके बारे में बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपके पास फ्रोजन शोल्डर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जी फ्रोजन शोल्डर क्या होता है। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है या इसको हम पेरी आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि कुछ डेंस एडहेजन्स बन जाती हैं, जो कैप्सूल होता है वो थिक हो जाता है और उसकी वजह से कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ख़ास तौर पे आपके पास कैप्सूल के हम कहते हैं कि कैप्सूल के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, ना कि आपके पास जो कार्टिलेज या बोन है उसके अंदर आर्थराइटिक चेंजेस होती हैं। यानी इसके अंदर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर तो आपके पास बोन के अंदर और कार्टिलेज के अंदर आर्थराइटिक चेंजेस होती हैं, लेकिन आपके पास फ्रोजन शोल्डर के अंदर बोन या कार्टिलेज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके अंदर आपके पास कैप्सूल के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो कैप्सूल के अंदर डेंस एडहेजन्स बनती है जिसकी वजह से या कैप्सूलर थिकन कर जाता है, तो कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस है। देन आपके पास जो सेकंड पॉइंट है उसका है वो ऑनसेट आमतौर पर इसका इंसीडियस है 40 to 60 ईयर्स ऑफ एज के अंदर अगर होता है। दो इसकी टाइप्स होती हैं, एक होता है प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर, एक होता है सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर ये होता है कि जो आपके पास इडियोपैथिक है, कोई नॉन कॉज नहीं होती इसके अंदर। और जो सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर होता है वो ये होता है कि ऑलरेडी शोल्डर के अंदर पेन है, मूवमेंट जो थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर अगर किसी पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑलरेडी था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था, उसके अंदर ट्रॉमा हुआ था या एक लंबे टाइम के लिए उसके अंदर इमोबिलाइजेशन थी, तो उसकी वजह से उसके अंदर सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। ठीक है जी। देन आपने इसके अंदर ये याद रखनी है बात कि जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं ना डायबिटीज़ मेलाइटिस के और इसके अलावा जो थायराइड के, ठीक है, थायराइड डिजीज़ जिनके अंदर होती है उनके अंदर इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर के डेवलप होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसके अंदर आ जाना है यहाँ पे इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। ठीक है। अच्छा, इडियोपैथिक फ्रोजन शोल्डर के अंदर आपके पास जो है वो टोटल 4 स्टेजेस होती हैं।
अच्छा ये वही बात है, ये और एडिशन है इसके ऊपर जो है वो 3 स्टेजेस लिखी हुई हैं, लेकिन वैसे जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होती है, ठीक है, इन्होंने ऊपर स्टेज 1 जो है वो मिस की हुई है और उसके बाद फ्रीजिंग, फ्रोज़न और थॉइंग स्टेज लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ये है कि आपके पास जो ये देखें फ्रीजिंग, फ्रोज़न और थॉइंग स्टेज तो लिखी हुई है, लेकिन इसके अंदर ना इन्होंने पहले वो नहीं लिखी हुई, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर वो स्टेज 1 लिखी होगी, आपकी बुक्स के अंदर लिखा होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4। अच्छा इसके अंदर आपने टोटल 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक आपने याद रखना है पेन, इसके अलावा आपने याद रखना है मोशन और उसके बाद याद रखना है ड्यूरेशन। चारों स्टेजेस का जो डिफरेंस है ना वो इन्हीं बेसिस के ऊपर है। सबसे पहले आपके पास जो स्टेज 1 होती है उसके अंदर जो पेन है, उसका क्या होता है, ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, यानी जैसे जैसे वो पेशेंट मूवमेंट करता है ना तो उसके अंदर पेन जो है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और ये पेन रात के वक्त भी इसको प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है आपके पास वो होती है मूवमेंट या मोशन। इस स्टेज 1 के ऊपर आपके पास सिर्फ जो एक्सटर्नल रोटेशन होती है ना वो लॉस होती है, ठीक है, और जो आपके पास रोटेटर का मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल इंटैक्ट होती है। तीसरा जो पॉइंट है वो आ जाता है आपके पास ड्यूरेशन का। तो इसकी स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है वो आपके पास 3 to 9 मंथ्स होती है। नेक्स्ट आपके पास जो स्टेज 2 है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज के अंदर आप जो पहला पॉइंट पेन है वो कहता है फ्रीजिंग स्टेज के अंदर जो पेन होती है ना ये ज़्यादा परसिस्टेंट और ज़्यादा इंटेंस होती है, और ये पेन इवन पेशेंट को रेस्ट के टाइम पे होती है। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आ जाता है मोशन। मोशन वो कहता है इस स्टेज के ऊपर सारी डायरेक्शंस के अंदर लिमिटेड होता है, और अगर स्टेज 2 का पेशेंट आपके पास आता है फ्रोजन शोल्डर का तो उसके अंदर क्योंकि सारी मोशंस लिमिटेड होती हैं, और अगर इस स्टेज के ऊपर आप उसको इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन भी लगाओ तो भी उसकी मूवमेंट रिस्टोर नहीं होती। थर्ड पॉइंट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इसके अंदर 3 to 9 मंथ्स की होती है। थर्ड स्टेज आ जाती है आपके पास फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज के अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास आ जाता है पेन का, वो कहता है कि इसके अंदर पेन जो है वो सिर्फ मूवमेंट के साथ होती है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट इस जो फ्रोज़न स्टेज इसके अंदर ये होता है कि आपके पास डेल्टॉइड की, रोटेटर कफ की, बाइसेप, ट्राइसेप, ब्रेकाई मसल्स की एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी जो इसके अंदर पॉइंट मूवमेंट का, तो वो कहते हैं कि जो ड्यूरेशन जो है इसके अंदर वो 9 to 15 मंथ्स होती है। अच्छा जी, अच्छा लास्ट स्टेज जो है वो है फोर्थ स्टेज जो कि थॉइंग स्टेज होती है। थॉइंग स्टेज के ऊपर अब सबसे पहले अगर पेन की बात करें तो इसके अंदर मिनिमल पेन होती है, यानी बिल्कुल बहुत कम पेन होती है, और कोई साइनोवाइटिस नहीं होता, लेकिन कैप्सुलर के अंदर रिस्ट्रिक्शंस अभी भी हो रही होती हैं। मोशन जो सेकंड पॉइंट हमारा है उसकी अगर बात करें तो इस स्टेज के ऊपर मोशन आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। और लास्ट पॉइंट ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आपके पास इसकी ड्यूरेशन 15 to 24 मंथ्स होती है, ठीक होगी बात। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चारों इसकी जो है वो स्टेजेस हैं, और